हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मॉक लेकर के आया हूँ जिसमें मैं ESIC UDC का पूरे 1 घंटे का मॉक दे रहा हूँ। ESIC UDC इसलिए क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हम लोग का होगा वो यही होगा, मार्च में होने की पॉसिबिलिटी है। और मैं ऑलिव बोर्ड का मॉक लिया हूँ क्योंकि ऑलिव बोर्ड का लेवल थोड़ा सा हाई माना जाता है, अच्छा लेवल का माना जाता है। सो इसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगा, लाइक वॉइस ओवर ऐड करके मैं बताऊंगा कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। ये सब कुछ आप लोगों के साथ बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं माइंड कैलकुलेशन भी करने को बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशंस इजी आते हैं क्लर्क लेवल एग्ज़ाम में, तो आपको उनके लिए पेन नहीं उठाना है, माइंड से ही कैलकुलेशन करना है। तो वो सब कुछ आपको बताऊंगा, कम से कम टाइम में माइंड कैलकुलेशन करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो पहली बार अगर मेरे चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। देन लाइक करना इस वीडियो को ज़रूर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन लोगों का प्री नहीं निकल पा रहा अभी तक। और लास्ट पॉइंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कमेंट जरूर करना। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना, नहीं पसंद आए तो डेफिनेटली कमेंट करना, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लाना बाकी है। क्या आपको ख़राब लगा वो ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ को सुधारा जा सके। एंड बिफोर आई प्रोसीड, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और वो ये है कि गाइडली एक अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों को PDF कोर्स के साथ साथ 1 ईयर का मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जिसमें बैंक, SSC, रेलवे सब एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट होंगे। इसमें अभी करेंटली 70% ऑफ चल रहा है, प्लस अगर आप मेरा कोड दैट इज़ JTB यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा, विच इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, आप लोग चाहो तो वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। एंड मॉक में दूँ उसके पहले आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बट मैं कुछ ही पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं वो सब अभी शेयर करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ दैट कि आप लोगों को एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में मॉक देना है। बाई एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट आई डोंट मीन कि आपको बिल्कुल शांति से आराम से बैठ के एग्ज़ाम देना है। एक्चुअली इसका उल्टा है। आप लोग अगर देखते होगे तो एग्ज़ाम में कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लाइट प्रॉपर नहीं होता है, आसपास से हल्का सा नॉइज़ आ रहा है, तो आपको भी उसी हिसाब से घर में बैठ के मॉक देना है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा डीम लाइट में देने का, एंड देन आसपास से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है तो उसको शांत कराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मास्क ज़रूर पहन के मॉक देना, क्योंकि ये आदत होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाहर ज़्यादा नहीं निकलते मेरे जैसे, तो वो सबको आज भी मास्क पहनने की आदत नहीं है। तो अगर आप अचानक से एग्ज़ाम के दिन मास्क पहन के चले गए तो हो सकता है आपके फेस में इरिटेशन हो, कुछ भी हो, दिक्कत हो सकती है आदत नहीं होने की वजह से। सो आदत बनाना बहुत ज़रूरी है। देन मॉक का एनालिसिस कैसे करना चाहिए ज़रूर बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कई लोगों को मैं देखा हूँ 1-2 साल हो गया प्रिपरेशन करते हुए, 2 साल से ज़्यादा हो गया, फिर भी उन लोगों को प्रॉपर नहीं पता कि एनालिसिस करते कैसे हैं। अगर उनका कम मार्क्स आता है तो वो दुखी हो जाते हैं, अच्छा मार्क्स आ जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्क्स से आपका कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मार्क्स का क्या है, जब ईजी मॉक आएंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, जब टफ मॉक आएगा तो ख़राब मार्क्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका मतलब परफॉर्मेंस अचानक से एक दिन में बदल गया, ऐसा नहीं होता है। आपको फोकस बस करना है परसेंटाइल पे। वो आप कोशिश कीजिए कि ESIC जैसा एग्ज़ाम में जिसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है, तो 90+ परसेंटाइल रखने का कोशिश कीजिए। अगर आप इतना रेगुलरली रखोगे तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। परसेंटाइल के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बैंक का एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करें और उसमें से भी क्वेश्चन ज़्यादा आपके गलत हो जा रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर के जगह उल्टा आपको नेगेटिव मार्क्स मिल रहा है। सो वो बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगा। एंड मैं अपना इसमें अटैम्प्ट स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ कि मैं इसमें क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट किया हूँ। नंबर 1 है GA। GA में इसलिए नंबर 1 पे रखता हूँ, और आप लोगों को भी रखना चाहिए, क्योंकि GA भले इजी आए या फिर टफ आए, कितना भी डीप में आए, आप उसको कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करके निकल सकते हो। देन रीजनिंग में इसलिए रखा हूँ क्योंकि रीजनिंग मेरा बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और इस मॉक में मैं रीजनिंग को कोशिश करूँगा कि इन सीक्वेंस हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ। पजल आए तो पजल पहले करूँ,
सब कुछ मैं इन सीक्वेंस करूँ, क्योंकि रीजनिंग में मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है तो आप उसको पहले रख सकते हो, मुझे एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है। देन थर्ड में मैं रखा हूँ क्वांट वन। बाय क्वांट वन आई मीन कि क्वांट में दो तरीके से डिवाइड करता हूँ। पहला होता है अर्थमेटिक, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो उसको मैं लास्ट में सॉल्व करूँगा, इसलिए मैं लास्ट में क्वांट टू रखा हूँ। और क्वांट वन में वो सब क्वेश्चंस होंगे जैसे नंबर सीरीज़ हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, जो जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, बस कैलकुलेशन स्पीड चाहिए उसमें। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेंटल कैलकुलेशन भी कैसे करना है, जब क्वेश्चन आएगा तभी उस समय बताऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देख लेना। तो वो सब मैं पहले करूँगा, लास्ट में अर्थमेटिक करूँगा, और इसके बीच में इंग्लिश इसलिए करूँगा। इंग्लिश वैसे मेरा ठीक ठाक है, बट इंग्लिश लास्ट में मैं इसलिए रखा हूँ, आई मीन सेकेंड लास्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाता मेरा। शायद ही कोई होगा जो इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी जिसका मेंटेन हो पाता है, इसलिए मैं इंग्लिश को बीच में रखा हूँ। देन अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजी की, तो आप इसको लेकर के हमेशा कंफर्म नहीं हो सकते हो कि यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। जैसे मैं ही रीजनिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा रीजनिंग अच्छा है, लेकिन क्या पता एग्ज़ाम में अनएक्सपेक्टेडली एकदम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रीजनिंग आ जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में भी रीजनिंग को आप पहले अटैम्प्ट करोगे? नहीं। उस केस में हो सकता है क्वांट ईजी है, तो क्वांट को आप पहले अटैम्प्ट कर लो। तो ये आपके माइंड में ऐसा नहीं है कि फिक्स रहना चाहिए कि यही स्ट्रेटेजी मुझे फॉलो करना है। इन जनरल जैसा लास्ट ईयर पेपर आया था, आई मीन लास्ट टाइम जब आया था, 2-3 साल पहले आया था, उस वैसा अगर लेवल रहा तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, अदरवाइज एग्जाम को देखते हुए चेंज करना पड़ेगा। और मैं इस मॉक में भी चेंज किया हूँ, आप लोगों को बताऊंगा कैसे मैं किया हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिना किए स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप खोला हूँ, उसमें डिस्कशन भी होगा और स्टडी मटेरियल भी शेयर किया जाएगा। सो डिस्कशन आप लोग आपस में भी कर सकते हो, प्लस मेरे से भी कुछ पूछना हो तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं सब लोगों का रिप्लाई करूँगा। सो सबसे पहले रीजनिंग का पेपर खुल गया है, बट मुझे रीजनिंग अटैम्प्ट करना नहीं था, जीए करना था, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। सो जीए में 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट किया हूँ। अच्छा, मैं इसमें वॉइस ओवर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइक अगर मैं वॉइस ओवर नहीं देता, अगर सॉल्व करते करते बोलता, तो मेरा स्पीड कहीं ना कहीं स्लो हो जाता, मैं अपने मैक्सिमम स्पीड पे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाता, और आप लोग को गाइड भी इतना अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से भी वॉइस ओवर ऐड करके बोल रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में जो बताना कि वॉइस ओवर कैसा लगा। ये सब कुछ अपॉइंटमेंट पे है, इसमें कुछ कहने जैसा है नहीं। देन ये कैपिटल करेंसी ये सब कुछ जो भी है मैं ट्रिक से याद किया हूँ, आप लोग कैसे याद करते हो जो बताना। अगर आप लोगों को ट्रिक चाहिए तो उसके लिए मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूँगा। मैं करंट अफेयर्स भी, मैक्सिमम करंट अफेयर्स भी ट्रिक से ही याद करता हूँ, और स्टैटिक तो ऑलमोस्ट सब कुछ। वियतनाम का करेंसी क्या है ये अगेन मैं ट्रिक से ही याद किया हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर बिरसा मुंडा सर है। देन इसमें मुझे कन्फ्यूज़न था 11 और 13 में, तो मैं तुक्का मारा हूँ, 11 किया हूँ, और आप लोगों को देख लीजिएगा आगे कि 11 ही सही है कि 13 सही था। तो अगर आप लोगों को दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा हो ना, तो डेफिनेटली एक को मार्क करके जाइए। अगर दो से ज़्यादा ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है तो फिर मार्क मत कीजिए, अदरवाइज़ नेगेटिव मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। यानी इसका आंसर ऑब्वियसली नीति आयोग था, ये सब कुछ याद करने की चीज़ें नहीं होती हैं। देन IFSC कोड, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बैंकिंग अवेयरनेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11 डिजिट कोड होता है। ये मुझे पता नहीं था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे है। तो आप लोगों को अगर कुछ ना पता हो ना, तो ज़बरदस्ती तुक्का मारने का कोशिश मत कीजिएगा कि APJ अब्दुल कलाम अच्छा बिलोंग वहाँ से करते थे, तो हो सकता है वहीं पे आइलैंड होगा। तुक्का बिल्कुल नहीं मारिएगा। नेट जीरो इमिशंस बाय 2070, ये आप लोग पढ़े होंगे।
इसका आंसर मुझे पता नहीं था तो मैं मार्क नहीं किया। बट आप लोग क्वेश्चन को थोड़ी देर तक ज़रूर पढ़िएगा, जैसे मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि 2-3 बार अगर आप बुक का नाम पढ़ोगे ना तो फिर याद आ जाएगा कि अच्छा ये तो मैं पढ़ा था। एक बार रीड करके कभी भी आगे नहीं बढ़ना है। देन ये तो नाम से ही लग रहा था, पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम से ही लग रहा है बिहार या फिर यूपी साइड का है। तो बिहार और यूपी में मुझे हल्का हल्का कन्फ्यूज़न था, बट मैक्सिमम चांस लग रहा था कि यूपी का होगा, तो यूपी को मैं मार्क करके निकल गया। देन तजिकिस्तान, ये सुने ही होगा आप लोग। ये क्वेश्चन में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं सौरभ घोषाल एक बार पढ़ा, मुझे लगा नहीं आता है, मैं तो नाम भी नहीं सुना इसका। जब वापस से आगे क्वेश्चन में गया ना, तब मुझे याद आया कि नहीं, सौरभ घोषाल पढ़ा हुआ लग रहा है। फिर मैं ऑप्शंस को दोबारा पढ़ा, आप लोग देख भी सकते हो, मैं आया आगे क्वेश्चन में 43 में, अगेन 42 में आया, और फिर लगा कि नहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। फिर ऑप्शंस को, हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा, और फिर याद आ गया कि वो स्क्वैश प्लेयर है। इसमें मुझे फुटबॉल और हॉकी में कंफ्यूज़न लग रहा था, बट मैं हॉकी मारा, पता नहीं क्यों अंदर दिल से आवाज़ आई कि लाइक अपना नेशनल गेम है वो हॉकी, तो हॉकी होना चाहिए इसका आंसर। बट एक्चुअली ये आंसर गलत हो गया, फुटबॉल इसका आंसर होगा। आप लोग लास्ट में जब एनालिसिस में देखोगे तो समझ जाओगे। ये नीरज चोपड़ा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये मुझे मार्क करने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं भूल रहा था, हैदराबाद और अहमदाबाद में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसलिए मैं लगातार क्वेश्चन को पढ़ रहा था, याद करने का कोशिश किया, और हैदराबाद मार्क किया, और हैदराबाद ही सही आंसर इसका। ये हरनाज संधू वाला आप लोग, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा हरनाज संधू का नाम। एक्चुअली इससे डिटेल में वो पूछ सकता है। तो ये तो मैं सीक्वेंस में याद कर लिया हूँ कि सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी, उसके बाद लारा दत्ता बनी थी 2000 में, और फिर हरनाज संधू लास्ट ईयर बनी। तो 2000 और 21 के बीच में 21 का डिफरेंस हुआ, तो 21 विल बी द आंसर। आप लोग देख रहे हो कि जीए में भी मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फास्ट करके जा रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव ले नहीं सकते। अगर जीए में भी आप ज़्यादा नेगेटिव लोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइक एक स्पीड तक स्लो फास्ट कीजिए, बट ऐसा नहीं हो कि इतना ज़्यादा स्पीड में आप सॉल्व करो कि आपसे क्वेश्चन ही गलत हो जाए। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा था, ये पढ़ने वाली इसमें कोई बात नहीं, याद करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि एमएसएमई होगा कि कॉर्पोरेट अफेयर्स होगा। तो मैं पहले एमएससी में आ रहा, आप देख भी सकते हो, पहले एमएससी मार्क्स किया था, उसके बाद कॉर्पोरेट अफेयर्स मार्क किया, और मेरा सही हुआ था लास्ट में वो। देन ये इकोनॉमिक्स के हैं, ये भी मैं अगेन ट्रिक से याद किया था। आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो बता देना, मैं नोबेल प्राइज़ पे एक ट्रिक ले आऊँगा, उससे सब कुछ आप बस एक बार वीडियो देखोगे ना अच्छे से याद हो जाएगा, आपको रिवीजन भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सब का मुझे आंसर पता था नहीं, लाइक कंफ्यूजन हो रहा था कि तमिलनाडु होगा कि केरला होगा, इतना लग रहा था। तो मैं एक को मार किया तमिलनाडु, और फाइनली वो गलत निकला, एक्चुअली केरला ही उसका आंसर था। तो ऐसा होता है कि अगर सारे साउथ के स्टेट दे देंगे तो कन्फ्यूज़न होता है, सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दे देंगे तो कन्फ्यूज़न होता है। तो ये आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे ना, 10 बार रिवीजन करोगे, तभी ये सब 100% आप सही सही मार्क करके आ पाओगे। देन क्वांट का सेक्शन खुल के आया, बट क्वांट मुझे अटेम्प्ट करना नहीं था, तो मैं वापस रीजनिंग में गया,
और रीजनिंग में मैं आप लोगों को बोला हूँ कि रीजनिंग मेरा अच्छा है, तो मैं हर एक क्वेश्चन लाइक सीक्वेंस में सॉल्व किया। और ये साइड में आप मेरा रफ वर्क देख सकते हो, ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सिंपली अगर ऐसे में बता देता तो आप लोगों को उतना नहीं समझ में आता। इसमें मैं कंडीशन कैसे लिखूँगा ना, वो साइड में कंडीशन कैसे लिखूँगा उस पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि कंडीशन आप कैसे लिखते हो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व करोगे। अगर कंडीशन आप सही से नहीं लिखे हो तो फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ये आप देख सकते हो कि ब्लैंक के लेफ़्ट साइड में एफ़ था और वो बोल दिया था कि साउथ में, तो मैं साउथ वाले रो के बगल में लिख दिया कि नीचे अगर मैं लिखता तो फिर उसमें ये भी लिखना होता कि साउथ में, बट वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम चीज़ें लिखें तभी इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो उसको मैं साउथ के साइड लिख दिया, जिसका नहीं पता उसको नीचे लिख दिया, जिसका नॉर्थ का पता है वो मैं उसके नॉर्थ के साइड वाले में लिख रहा हूँ। आप जो लोग देख सकते हो मैं दो कंडीशन इसी डायग्राम में बना दिया हूँ। अलग अलग कंडीशन आप बनाओगे ना, अलग अलग दो दो लाइन खींच करके अगर आप बनाओगे तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। तो मैं एक ही फिगर में दो कंडीशन ले रहा हूँ। पहला वाला कंडीशन है ऊपर का दोनों, एंड देन दूसरा वाला कंडीशन है नीचे पार्ट का दोनों। अब पजल में तो मैं ऐसे वॉइस ओवर करके बता नहीं सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे सॉल्व किया हूँ, बट अगर आप लोगों को चाहिए कोई सेशन पजल पे रीजनिंग में या फिर स्पेशली पजल, क्योंकि पजल ही मैक्सिमम लोगों को टफ लगता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर एक सेशन ले आऊँगा। आप लोग को अगर पसंद आए तो फिर आगे एक सीक्वेंस ही बना दूँगा, एक प्लेलिस्ट बना दूँगा। और ये पजल थोड़ा सा हाई लेवल था कंसिडरिंग प्री, डेफिनेटली ये इजी नहीं था, इसमें मैं थोड़ा सा फंसा भी था। सो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों का पजल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोग पहले पजल स्किप कर सकते हो, पहले मिससेलेनियस कीजिए जैसे सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ये सब, उसके बाद वापस पजल में आइए, क्योंकि वापस जब पजल में आओगे तो दिमाग में कुछ रहेगा कि हाँ चलो कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप लोग कॉन्फिडेंट रहोगे। अदरवाइज़ अगर पहला पजल उठाए और फंस गया ना तो वो पजल में तो टाइम वेस्ट होगा ही, साथ ही साथ वो प्रेशर दिमाग में रहेगा कि हाँ टाइम वेस्ट हो गया, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तो आगे भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आता हुआ क्वेश्चन भी शायद आपसे सॉल्व ना हो पाए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है वैसे एग्ज़ाम में। अच्छा, आप लोग देख रहे हो कंडीशन के बाद मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ, मतलब वो कंडीशन मेरे से सॉल्व हो गया। वैसे मैं ऐसा बनाता नहीं हूँ प्री में, क्योंकि प्री में कम कंडीशन लिखना होता है तो वो याद रहता है कि हाँ कौन कौन सा कंडीशन हम लोग यूज़ कर चुके हैं। बट यहाँ मैं इसलिए बनाया क्योंकि बैक इन द माइंड मेरा कहीं ना कहीं चल रहा था कि इसको मुझे यूट्यूब पे डालना है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए मैं वहाँ पे सर्किल बना के आप लोगों को दिखाया। वो ब्लैंक एफ, उसके अपोजिट में ई जी है, आई जी है सॉरी, तो आप लोग देख रहे हो उसमें मैं सर्किल बना दिया। उसके बाद नीचे वाले में सर्किल बनाया क्योंकि वो भी मैं वहाँ पे प्लेस कर चुका हूँ। देन थर्ड सर्किल बनाया, फोर्थ सर्किल। वैसे मैं प्री में नहीं बनाता हूँ, आप लोगों को बोल चुका हूँ, आप लोगों को बस समझाने के लिए मैं बनाया। ये यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पेन रुक गया, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कैसे प्लेस होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर वेस्ट हुआ था, बट ठीक है, ओवरऑल ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं, सो चलता है इतना। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट जरूर करना कि ऐसा सेशंस आप लोगों को इन फ्यूचर भी चाहिए क्या, या फिर दिस इज़ एनफ, इससे आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो और किसी और एग्ज़ाम पे ले आऊँगा, जैसे UDC, ESIC, SSO का नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन आने वाला है,
तो एसएसओ पे ले आऊँगा। एसएसओ का थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगा क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है कंपेयर टू यूडीसी। तो उसमें मैं रीजनिंग में ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इन सीक्वेंस नहीं करूँगा, पजल को मैं लास्ट में करूँगा, या फिर जो इजी पजल आएगा बस उसको शुरू में करूँगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि पजल पढ़ के पता कैसे करें कि ये टफ है कि इजी है, ये स्किप करने लायक है कि करने लायक है। तो उसका ये आंसर है कि आप लोग जब बहुत ज़्यादा पजल सॉल्व करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये पजल ईजी है कि टफ़ है। इसलिए टफ से टफ पजल भी प्रैक्टिस करना चाहिए घर में। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो एग्ज़ाम में हम लोगों को करना है, इसलिए क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम में पढ़ के समझ में आ जाए कि अरे ये तो टफ पजल है, इसको छोड़ के भागना है। देन नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आ गए। इसमें लिस्ट, एवरेज, ऑप्टेंड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड नंबर पूछा है। तो सेकेंड एंड थर्ड नंबर जिसमें छोटा होगा ना वही इसका आंसर होगा। तो 2 और 3 छोटा था तो उसका एवरेज में ले लिया। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड बोल रहा है। ये सब सिंपल है, लाइक आपको मेंटली ये देखना है कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट को चेंज करके क्या ऑपरेशन हो रहा है। आपको लिख के नहीं करना, अदरवाइज़ लिख के अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फाइनली मैं लिखा कि इंटरचेंज करने के बाद कौन सा लार्जेस्ट डिजिट है, कौन सा स्मॉलेस्ट, फिर उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसा कहा गया था क्वेश्चन में। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड लोवेस्ट नंबर पूछा गया। तो सेकेंड लोवेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 1178 के बाद 1 2 3 4। तो सेकेंड एंड थर्ड पूछा है तो 2 × 3 गिव्स 6। इसी स्पीड से आप लोगों को भी एग्जाम में सॉल्व करना है। डिफरेंस पूछा गया, सेकेंड एंड थर्ड डिजिट का डिफरेंस को बीच में वहीं पे प्लेस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। तो ये आप लोगों को अगेन मेंटली करना है, लिख के नहीं करना है। लिखोगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मेंटली करो कि हाँ ये नंबर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट हाईएस्ट ढूंढो, उसके बाद उससे थोड़ा सा लोवेस्ट वाला नंबर लिखो, बस वही आंसर हो जाएगा। अब आ गया सीलॉक्स। तो अच्छा, सीलॉक्स में वैसे मैं बोल देता हूँ, ये कुछ लोगों को शायद हंसी आएगा, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए। कुछ लोग पूरा लिखते हैं, जैसे हुड्स है ना तो HOODS लिखते हैं, फिर बूट्स है तो BOOTS। उतना नहीं लिखना है, बस इनिशियल लेटर लिखना है। अगर डिफरेंट है इनिशियल लेटर तो, अगर इनिशियल लेटर सेम है, लेट से ब्लैक और ब्लू आ गया, तो फिर वहाँ पे आपको पूरा ब्लैक पूरा ब्लू या फिर फर्स्ट 3 4 लेटर्स लिखना होगा। अच्छा, ये ओनली वाले केस में मैं उसको सेड कर दिया हूँ, टी को सेड कर दिया हूँ। देख लोगे आप लोग कि वो दिमाग में रहे कि हाँ टी किसी और के साथ शेयर नहीं हो सकता है। अदरवाइज़ कभी कभी हम लोग भूल से शेयर कर देते हैं, ध्यान में नहीं रहता है कि इसमें ओनली कंडीशन लगा हुआ था। यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो टाइम्स नहीं, यहाँ पे भी सबका इनिशियल लेटर डिफरेंट ही है। सो बस इनिशियल लेटर लिखने से हो जाएगा। अगर सेम हो इनिशियल लेटर किसी भी 2 वर्ड्स में तो फिर आपको पूरा वर्ड्स या फिर शुरू के 2 3 वर्ड्स 2 3 अल्फ़ाबेट्स लिखने होंगे। देन फिर एक पजल आ गया, तो इसमें भी आप लोग ज़रूर ध्यान से देखना कि मैं कंडीशन कैसे लिख रहा हूँ। कंडीशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कंडीशन पे मैं दोबारा ये चीज़ बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके कि कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पजल आप कितना स्पीड से सॉल्व कर पाओगे। एच के जस्ट बिलो एफ है तो मैं एक एरो बनाया गोल सा। अगर कहीं भी ऐसा बोला जाता है कि एच के कहीं भी नीचे एफ है, लाइक इमीडिएटली बिलो नहीं है, कितने भी नीचे हो सकता है, तो वो जो एरो होता है मैं किसी और तरीके से बनाता हूँ तो वो मुझे समझ में आ जाता है।
ये पजल लाइक सही लेवल का था, एग्ज़ाम लेवल का था। ऐसा ही एग्ज़ाम में पजल आएगा एग्ज़ाम में। बट वो जो पहला वाला पजल था ना, वो एक्सट्रीमली टफ था कंपेयर टू एक्चुअल एग्ज़ाम। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही पजल का सॉल्व कीजिएगा अलग से। ये सब सॉल्व आराम से हो जाएंगे, बट डिपेंड वही करता है कि आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे उतना ज़्यादा बाकी लोगों से आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ सॉल्व करना ये सब कोई बड़ी बात होती ही नहीं है। जो 1-2 महीने प्रिपरेशन किया है शायद उससे भी सॉल्व हो जाए ये पजल। आप लोग देख लो, मैं यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ। तो ऐसा कोई लाइक डेफिनेट चीज़ नहीं है कि आप लोगों को 2 पॉसिबिलिटी बनाना है या फिर 3 पॉसिबिलिटी तक ही एग्ज़ाम में बनाना है, प्री के एग्ज़ाम में। 4 पॉसिबिलिटी तक भी आप जा सकते हो अगर आपका ज़्यादा कमांड नहीं है पजल पे तो। अदरवाइज़ सब कुछ मेंटली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पजल में, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो उस केस में आप 4 पॉसिबिलिटी तक भी बना सकते हो। बस राइटिंग थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए कि 4 पॉसिबिलिटी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। वैसे ये पजल सॉल्व करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। मैं ऐसे पजल इससे थोड़े से कम टाइम में सॉल्व कर लेता हूँ, बट यहाँ मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था और टाइम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। ये ऐसा कंडीशन थोड़ा सा पजल को टफ बना देता है। लाइक बी और एफ़ के बीच में जितने लोग हैं वो ई और सी के बीच में जितने लोग हैं उसमें से एक ज़्यादा है। तो ऐसा कंडीशन को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, उसकी वजह से पजल में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे अब फाइनली ये पजल सॉल्व हो चुका है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें सब सब नंबर ऑड पे थे या फिर इवन पे थे आई गेस, और एक ऑड या फिर लाइक अगर बाकी सब ऑड पे थे तो एक इवन पे था, और बाकी सब अगर इवन पे थे तो एक ऑड पे था। तो जो अलग था उसी वही आंसर हो जाता। ये अरेंजमेंट वाला तो मैं लिख लेता हूँ, लाइक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर बोलता है तो लिख देता हूँ। बट लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़रूर होता है, बट हाँ 100% आंसर सही इसका निकलता है। अगर आप डायरेक्ट लाइक मुंह से बोलते हुए वहाँ पे इमेज बना रहे होगे तो उसमें होता है गलती होने का चांस होता है। तो मैं चांस लेता नहीं हूँ, 100% एक्यूरेसी के चक्कर में लिख लेता हूँ। कुछ सेकंड ही लगता है लिखने में।
अच्छा, आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को वॉइस ओवर वाला ही मॉक सॉल्यूशन सही लग रहा है, या फिर मैं सॉल्व करते करते बोल बोल करके सॉल्व करूँ। मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो पसंद आएगा मैं वैसे ही करूँगा। इसमें ऑपरेशन नंबर पे ऑपरेशन पूछा जाता है, ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि 1 और 0 जो होता है वो नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है। तो इसमें एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाई 3 वाला कंडीशन है ना, वो 1 और 0 में अप्लाई होगा। ये कंडीशन में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कंडीशन 2-3 बार पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। क्योंकि अगर आप रीजनिंग और क्वांट में अगर क्वेश्चन गलत कर लो ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। इंग्लिश में 2-3 गलत तक चलता है, इंग्लिश लैंग्वेज है तो हो ही जाता है 2-3 गलत। देन ये लेटर पे ऑपरेशन में क्वेश्चन आ गया। अगेन ये क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा था बट मैं स्किप नहीं किया। आप लोग अगर चाहो तो ऐसा क्वेश्चन स्किप कर सकते हो जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें ऐसा कुछ बोला गया है कि वोवेल के साथ अलग ऑपरेशन है और कॉन्सोनेंट के साथ अलग ऑपरेशन है। तो पहले ऑपरेशन कर लीजिए, उसके बाद उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए और फिर फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ़्ट, आई मीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ़्ट और फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट जो निकलेगा उसके बीच में कितना अल्फ़ाबेट्स होता है एक्चुअल, जब हम लोग अल्फ़ाबेट का काउंटिंग करते हैं तब। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। ये अभी मैं अब अल्फ़ाबेटिकली इसे अरेंज कर रहा हूँ, मार्क करते जा रहा हूँ कि कौन कौन सा अरेंज हो चुका है नीचे, कि दोबारा से मुझे वो लेटर पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े अरेंज करते हुए। अच्छा, कुछ लोगों को पजल में डाउट रहता है कि पजल जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लास्ट में सॉल्व हो गया, उसके बाद वो सही सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हो कि पजल सॉल्व हो गया, उसके बाद स्टार्टिंग से हर एक कंडीशन को पढ़िए और उसके साथ मैच कराइए कि वो जो आपका अरेंजमेंट बना है उसमें वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे कम टाइम में आप चेक कर पाओगे। अगर नहीं मैच किया मतलब गलत है, उसे दोबारा से सॉल्व कीजिए या फिर स्किप करने का मन है, जो भी है। और ये तो बहुत ज़्यादा इजी सीटिंग अरेंजमेंट था। एग्ज़ाम में भी डेफिनेटली कितना भी आप लोगों को टफ़ लगे ना सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, एक सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल ऐसा आएगा जो बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो वो तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने वाला सीटिंग अरेंजमेंट है और जल्दी मेरा सॉल्व हो भी गया था। अब मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली, लाइक जो ऑपरेशन बोला गया है कि इफ़ ए वाज सिटिंग नेबरिंग बी एंड सी, तो ए वाज सिटिंग नेबरिंग बी एंड सी मतलब 3 स्पेस हम लोगों को लगातार खाली चाहिए, तो वैसा एक ही जगह पे 3 स्पेस लगातार खाली था, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। देन ये आप लोगों को बाई ऑप्शन सॉल्व करना होगा, 1 बाई 1 हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। और मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम में अगर आए ना ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग लास्ट से सॉल्व कीजिएगा, पहले फिफ्थ ऑप्शन उठाइएगा, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, लाइक दैट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ामिनर क्या करता है कि जो लास्ट के सेंटेंस या फिर सेकंड लास्ट सेंटेंस होते हैं ना वो आंसर होता है। देखिए इसमें भी सेकंड लास्ट ऑप्शन था आंसर। ये काउंटिंग 2 बार आप ज़रूर करके आंसर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लिए उसके बाद एक बार काउंटिंग की और थोड़ा सा भी गलती हुआ ना, क्योंकि ऑप्शन नियर बाई रहता है, लाइक 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे ही रहता है, तो अगर थोड़ा सा भी गलत काउंटिंग किया तो गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ भी मैं 2 बार काउंटिंग किया इसलिए मुझे टाइम भी ज़्यादा लगा।
बट ठीक है, एक्यूरेसी को हमेशा लाइक स्पीड के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। एक्यूरेसी के साथ स्पीड इंपॉर्टेंट है, बिना एक्यूरेसी के स्पीड का कोई मतलब नहीं है। देन रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देन मैं स्ट्रेटेजी में नेक्स्ट था क्वांट, और क्वांट में वो सब क्वेश्चन बस सॉल्व करना जो जल्दी सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था मुझे। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं शुरू के अर्थमेटिक क्वेश्चंस को स्किप कर दिया, सीधा नंबर सीरीज़ पे आ गया हूँ, क्योंकि नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब इन जनरल एग्ज़ाम में काफ़ी आसान आते हैं। और एग्ज़ाम में 5 में से 5 नंबर सीरीज़ भी आप सॉल्व कर सकते हो सकता है एक या फिर दो थोड़ा सा हाई लेवल आ जाए, तो उसको स्किप कर देना। ऐसा नहीं कि उसको ले करके बैठ गए और ईगो पे ले करके उसको ज़बरदस्ती सॉल्व किए जा रहे हो। वैसे इसमें जो भी पाँचों नंबर सीरीज़ थे काफ़ी आसान थे, लाइक डिफरेंस पे ही जनरली था, एक दो क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न का होगा तो याद नहीं, बट आई थिंक 3 या फिर 4 क्वेश्चन डिफरेंस पे थे। एक ये मल्टीप्लिकेशन वाला था, देख सकते हो आप, देखते आराम से समझ में आएगा। 10 इंटू 4 40 है, देन 40 इंटू 5 200 है, 200 इंटू 6 1200 है। अच्छा, इसके बाद आप लोग सिंप्लीफिकेशन अभी आने वाला है, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसे ध्यान से कि मैं कितने कम से कम लिख करके सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। और इनफैक्ट 2 या फिर 3 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हूँ, बस माइंड कैलकुलेशन यूज़ करके किया हूँ। सो अगर आप भी इसमें ठीक ठाक हो, प्रैक्टिस की हो माइंड कैलकुलेशन करने का, तो एग्ज़ाम में आप भी डायरेक्ट विदाउट राइटिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस नहीं है माइंड कैलकुलेशन का, तो फिर ये चीज़ मत ट्राई कीजिएगा, इसमें उल्टा ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। और आप लोगों को अगर ये रफ सीट का वर्क अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं क्या लिख रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्वालिटी मैक्सिमम पे कर लेना, मैक्सिमम पे डेफिनेटली दिखाई दे देगा अच्छे से। आप लोग देख सकते हो मैं क्वेश्चन को नहीं कॉपी किया हूँ, कुछ लोग क्वेश्चन को भी कॉपी कर देते हैं, बट क्वेश्चन को कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है, आगे जो ऑपरेशन हो रहा है बस वो लिखते जाइए। यहाँ पे मैं बैक से गया, क्योंकि बैक से इसलिए सॉल्व किया हूँ क्योंकि पीछे के जो नंबर हैं वो सब छोटे हैं, तो उसको रिलेट करना आसान होता है, उसमें ऑपरेशन करना आसान होता है। अगर पहला नंबर आप उठा लोगे 531441, तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आएगा। देन अगेन अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गए, तो ये सब मैं स्किप किया हूँ। अब सिंप्लीफिकेशन आया, आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व किया हूँ। 256 16 का क्यूब रूट होता है, सॉरी स्क्वायर रूट होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। स्क्वायर कम से कम 25 तक याद होना चाहिए, 27 तक याद रखिएगा, क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ एग्ज़ाम में 27 का भी पूछ देता है। 27 आई थिंक एग्जामिनर का एक फेवरेट नंबर है। 26 वो कभी नहीं पूछता है, बट 27 डेफिनेटली पूछता है, कई बार पूछता है। हाँ, इसमें देखिएगा मैं मेंटल कैलकुलेशन किया हूँ, रफ सीट में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ये इस तरीके से किया हूँ कि 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 120, और 12 इंटू 7 कितना होता है 84, क्यूब रूट ऑफ 216 होता है 6। बस आपस में अब तीनों को प्लस माइनस करना था, तो इसका आंसर आ गया। देन इसमें मैं थोड़ा सा लिखा था,
ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का, क्यूब रूट फाइंड करने का, ये सब का ट्रिक तो आप लोगों को पता ही होगा डेफिनेटली। अगर नहीं पता होगा तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कई टीचर्स इस पे वीडियो डाल चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मैं मेंटली सॉल्व किया हूँ। ध्यान से सुनना कि मैं कैसे सॉल्व किया हूँ। अगर दिक्कत हो सुनने में तो आप लोग वीडियो को एक दो बार पीछे जा करके पॉज करके भी सुन सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है इस क्यूब रूट ऑफ 8000, 20 होता है, ये तो सिंपल है। देन यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4096 है, तो लास्ट में 6 है, मतलब 6 ही लास्ट में इसका आंसर होगा, तो 6 होगा। और आगे 40 है, तो 1 इंटू 1 ही होता है। लाइक मैं बता नहीं पाया आप लोगों को, सॉरी। अगर आप लोग चाहो ना तो मैं अलग से इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे मेंटली सॉल्व करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं बहुत जल्दी सॉल्व करके निकल गया, तो आप लोगों को बता नहीं पाया। 67th नंबर भी मैं मेंटली सॉल्व किया था, वो वैसे सिंपल था, बहुत लोग कर पाएंगे वैसे। ये स्क्वायर भी आप लोगों को फाइंड करने का ट्रिक तो डेफिनेटली पता होगा। 2-3 ट्रिक होते हैं। तो क्वांट के जितने भी इजी क्वेश्चंस थे जो कम टाइम में सॉल्व किए जा सकते थे वो मैं कर लिया था। उसका डीआई बच गया था, बट आप लोग डीआई देख रहे होगे कि टेबल सिंपल सा है, वैसे नंबर बड़े बड़े हैं, बट क्वेश्चन जो था बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा था, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। लाइक लिटरली कोई भी सॉल्व कर सकता है, बट कम टाइम में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं था। मेरा क्वांट कुछ खास नहीं है, सो मैं ये सब क्वेश्चन स्किप किया हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डीआई आ जाए तो डीआई आसान ही आएगा। तो अगर थोड़ा सा भी लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है डीआई सॉल्व करने में, तो आप लोग उसको स्किप कर देना। बाद में चल के अगर टाइम बच जाए तो फिर वापस आके सॉल्व करना, वही मैं किया भी हूँ। आप लोग आगे देखोगे मैं पहले इंग्लिश में गया, उसके बाद वापस यहाँ पे आया हूँ और डीआई सॉल्व किया। देन 75th नंबर जब मैं पढ़ा ना, तो ये मुझे आसान लगा, ये मैं सॉल्व किया हूँ इसलिए। तो ऐसा नहीं है कि डीआई के क्वेश्चन अगर आप लोगों को टफ दे देंगे तो 5 के 5 क्वेश्चन वो टफ ही होंगे। हो सकता है उसमें से 1 या फिर 2 क्वेश्चन ईजी हो, तो वो क्वेश्चन ईजी वाला तो एटलीस्ट जरूर कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थे, तो वो सब आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि नंबर देख ही रहो, खतरनाक है, 4 डिजिट है, तो इसमें 4 डिजिट का प्लस माइनस भी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये मेरे से कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया था, उससे मैं दोबारा से सुधारा और फिर किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी एक्स्ट्रा लग गया। देन इंग्लिश नेक्स्ट था अपना।
तो इंग्लिश में पहला पैराजम्बल है। पैराजम्बल में एक बार पढ़ा, लाइक ग्लैंस लिया कि किस लेवल का है, लेवल मुझे आसान लगा तो इसको मैं मार्क करते हुए आगे बढ़ा। अगर ये मुझे बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता लगता तो मैं मार्क नहीं करता। मार्क आप उसी क्वेश्चन को क्या करो जो आप लोगों को लगे कि दोबारा से आके आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगा था कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए देख लो आप लोग, साइड में मैं 76 नंबर को मार्क कर दिया हूँ और लास्ट में आके मैं इसको सॉल्व किया था। देन ये सब थे, एरर स्पॉटिंग थे, बट कुछ उतने आसान नहीं थे, टाइम लगते सॉल्व करने में, तो अगेन इसको भी मैं स्किप किया हूँ अभी के लिए। लास्ट में फिर मैं आके सॉल्व किया था। देन फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जो बहुत कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोग भी एग्जाम में ऐसा ही किया करो, लाइक ऐसा नहीं है कि एरर स्पॉटिंग आ गया, जो भी आ गया, इजी आए टफ आए, जो भी आए सीक्वेंस में सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन लगे कि इजी है उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी इजी फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, इसलिए मैं फर्स्ट गो में इसको सॉल्व कर लिया, बाकी सब क्वेश्चन को छोड़ दिया था। इसमें आप देख सकते हो कि हैज़ के बाद लाइक पास्ट टेंस ही यूज़ होगा, तो पास्ट टेंस बस एक ही ऑप्शन में था, स्पाइक्ड में। सो स्पाइक्ड और नन ऑफ दिस के बीच में मैं कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, तो मैं नन ऑफ दिस मार्क किया। ओके, इसमें देख सकते हो जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका आंसर, फर्स्ट वर्ड का आंसर आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट बाकी ऑप्शंस के बाकी वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, तो आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का, और बाकी सबका आपको मीनिंग पता है और पता चल गया कि ये सब तो सेट नहीं हो रहा है, मतलब जो लास्ट वाला है वो डेफिनेटली सेट हो जाएगा। और अब आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन का तो क्या ही पूछूं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ये क्लर्क लेवल का है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये पीओ लेवल का भी है। लाइक पीओ के प्री में भी ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन नहीं आता है, ये मेंस लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन डाल दिए थे इन लोग। सो ऑलिव बोर्ड तो जाना ही जाता है टफ क्वेश्चन के लिए। सो दिस वाज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो मैं इसको ग्लैंस ले रहा हूँ, ऊपर से नीचे 2-3 बार पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये स्किप करने लायक चीज़ है। बट इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे होंगे जिसमें लाइक एंटोनियम सिनोनियम्स फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, तो वो सब जरूर आप लोग मार्क करिएगा। तो यहाँ पे मैं सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लिया और मुझे लगा कि ये टफ़ है, तो इससे अच्छा है कि मैं पैराजम्बल सॉल्व कर लूँ या फिर सीटिंग अरेंजमेंट, जो भी आप लोग कहते हो। सॉरी, नॉट सीटिंग अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। अभी तक मैं रीजनिंग वाले जोन में हूँ। सो यहाँ पे आ गया सेंटेंस अरेंजमेंट। ये सेंटेंस अरेंजमेंट काफ़ी आसान था। लाइक फर्स्ट सेंटेंस सी होगा, और सी का रीज़न सिंपल था कि सी में ही पहला जो वर्ड है टुडे वो नाउन ही है। बाकी सब सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो कि प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो पहला सेंटेंस कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता, ये चीज़ बेसिक है। सो एक ही सेंटेंस में नाउन था तो बहुत इजी था फाइंड करना। अगर 2-3 सेंटेंस में नाउन होता तो फिर दोनों तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के जज करना पड़ता कि कौन सा सेंटेंस पहला हो सकता है। देन सी के बाद सब कुछ एक सीक्वेंस में सेट होते जा रहा था, लाइक एक कहानी जैसा बनते जा रहा था। और आप लोग एक लिखोगे, उसका दूसरा लिखोगे, फिर तीसरा लिखोगे, उसके बाद चौथा के लिए फिर से दोबारा सब सेंटेंस पढ़ना होगा जो जो सेंटेंस फिट नहीं हुआ है, फिर पांचवा के लिए सब सेंटेंस पढ़ना है जो जो सेंटेंस फिट नहीं हुआ है। सो जब भी ये करोगे ना, पैराजम्बल सॉल्व करोगे एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा टाइम देना, आराम से करना। लाइक हड़बड़ी में एक क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है, अगर आप करोगे तो वो गलत हो जाएगा। और हाँ, और एक चीज़ ज़रूरी बात कि बहुत लोग पूरा पैराजम्बल सॉल्व नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं भी जब थोड़ा सा हाई लेवल का आ जाता है तो पूरा पैराजम्बल मेरे से सॉल्व नहीं होता है, बट पहला सेंटेंस आप लोग निकाल लोगे। लाइक
निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है पहला सेंटेंस, शायद ही वो किसी से ना निकल पाए। तो पहला सेंटेंस एटलीस्ट मार्क करके चले जाना, ऐसा नहीं कि पाँचों के पाँचों क्वेश्चन ही आप छोड़ दिए। और उसके बाद लास्ट सेंटेंस भी फाइंड करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि लास्ट सेंटेंस में पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ पैराग्राफ को कंक्लूड किया जा रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हो मेरा अरेंजमेंट बन गया। अब मैं मार्क करना शुरू कर रहा हूँ। अरेंजमेंट बनने के बाद मैं उसे दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि गलत हो ये अरेंजमेंट। अगर गलत हुआ तो 5 के 5 क्वेश्चंस गलत होंगे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मिल जाएगा। तो जिस तरीके से अरेंज हुआ है उसको मैं वही सीक्वेंस में पढ़ा। जैसे सी को सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद एफ़ को पढ़ा, उसके बाद डी को पढ़ा, और देखा कि हाँ वो एक लाइक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पढ़ने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बन रहा है। मैं वहाँ पर टिक मार्क भी किया। उसके बाद फिर आंसर अपना मार्क करते हुए गया। सेकंड सेंटेंस सबसे पहले पूछा गया तो एफ हुआ, आंसर मार्क किया और आगे बढ़ गया। तो यहाँ मेरे से इंग्लिश के जो इजी क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। वापस से मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गया हूँ। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पहले मैं ये एरर स्पॉटिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। 82 में देख सकते हो आप लोग, प्रोमिनेंट की जगह प्रोमिनेंस होगा, मैनी की जगह मच होगा। सो ये सब क्वेश्चन में मैं कुछ ग्रामर तो मुझे आता नहीं है, बट पढ़ के लग जाता है, फील हो जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रोमिनेंट की जगह प्रोमिनेंस होना चाहिए। और ये आप लोगों को भी फील होगा। अगर अभी नहीं फील हो रहा है तो ये सब कुछ रीडिंग से इंप्रूवमेंट होगा। आप जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे ना, ये सब एरर स्पॉटिंग भी सॉल्व करने के लिए एक्चुअली ग्रामर आपको नहीं चाहिए। अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो उसी से समझ में आ जाएगा, रीड करते समय समझ में आ जाएगा नहीं यहाँ पे ये गड़बड़ लग रहा है। और एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता होगा ना तो फील एक आ जाता है अंदर से कि हाँ ये गलत है यहाँ पे, तो फिर आप उसको मार्क करके निकल सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही होता है। और यहीं पे कुछ होता है कि 10 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए तो शायद एक क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ ओके अगर आप 10 क्वेश्चन करो उसका एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। देन ये 84th में करने का कोशिश कर रहा था, बट थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि मैं सही कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे से अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो मैं 84 में कोशिश किया, उसके बाद स्किप कर दिया, चांस नहीं लिया। ये आप लोग इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 85th में पूछा है कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मीनिंग कौन सा है, लाइक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बट इसी के नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। तो वो इनकरेक्ट और करेक्ट लाइक ऑफ क्वेश्चंस पूरे उल्टे हो गए। और आप लोग अगर दोबारा से वो क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ोगे इंस्ट्रक्शन तो गलत कर दोगे। और वही मेरे साथ हुआ भी था 86 में, जैसे पूछ दिया कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। सो लाइक मैं, मेरे दिमाग में वही था लास्ट क्वेश्चन में जो मैं सॉल्व किया था, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो मैं काफ़ी कोशिश किया, इनकरेक्ट वाला मिल ही नहीं रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो अगेन मैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ा और फिर समझ में आया कि ग्रामेटिकली करेक्ट वाला पता करना है, और फिर मैं मार्क करके इसको निकला। सो आप लोग इंस्ट्रक्शन, हर एक क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन सेपरेटली पढ़ना।
देन बाकी सब जब मैं एरर स्पॉटिंग जो मुझे आता था जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था वो सबको मार्क कर दिया। उसके बाद लास्ट में मैं आया हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन इस बार मैं दोबारा से पढ़ा, लगा चलो टाइम है इसको सॉल्व करते हैं। बट जब पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा आधा पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि ये करने लायक नहीं है। उससे अच्छा है कि बाकी जो क्वांट सबके क्वेश्चन छूटे हुए हैं, डीआई इनफैक्ट इससे ज़्यादा आसान था। और क्वांट करने में वही फ़ायदा भी होता कि आप जो भी करोगे वो सही होगा। इसमें करने के बाद भी 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाता है। तो फिर मैं बस क्वेश्चन पढ़ा, और जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, नॉट इजी लाइक जो जल्दी पता कर सकते हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स वाले क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी था, तो उसको बस मैं करके यहाँ पे निकल गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। बट बिलीव मी, ऐसा एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता। एग्ज़ाम में आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का पूछ दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ये सब क्वेश्चन में एक्यूरेसी लाइक बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ऑप्शन इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ना, लगता है सभी करेक्ट है या फिर लगता है सभी गलत है, वैसा वाला फीलिंग आता है। देन 100th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स था। सो मैं वो ब्लैंक को भी ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। सो ब्लैंक अब मिल गया है, वहाँ पे मैं रोका उसको, कर्सर को, और फिर वन बाय वन ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक किया कि कौन सा यहाँ पे फिट कर रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा काम आता है इंग्लिश में। सो यहाँ पे मेरा इंग्लिश पूरा सॉल्व हो गया है। अब मैं सोच रहा था कि क्या सॉल्व करूँ जो बचे हुए टाइम है। तो मुझे लगा क्यों ना लाइक क्वांट का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, वो जो डीआई थे, भले ज़्यादा टाइम टेकिंग थे बट कर लेता हूँ। या फिर ये भी था कि चलो अर्थमेटिक एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है अर्थमेटिक ही आसान लग जाए। और फिर ये एरर स्पॉटिंग भी चेक कर रहा था कि ईजी है क्या, बट ईजी निकला नहीं। सो मैं अगेन फर्स्ट क्वेश्चन पे गया था, आई थिंक यस, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे गया। पहला क्वेश्चन पढ़ के देखा, लाइक सॉल्व तो हो ही जाते हैं, प्री के अर्थमेटिक आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि वो कम टाइम में सॉल्व होना चाहिए। तो मुझे पढ़ के लगा कम टाइम में सॉल्व नहीं हो सकता है, मैं स्किप किया। लेकिन दूसरे क्वेश्चन के साथ भी वही फील हुआ, हर एक अर्थमेटिक क्वेश्चन के साथ मुझे ऐसा ही फील हुआ कि इसको कम टाइम में नहीं सॉल्व किया जा सकता है। तो मुझे फिर फील आया कि बेटर है कि अर्थमेटिक की जगह डीआई ही कर लें। डीआई भी वैसे थोड़ा सा लेवल वाला था, बट अर्थमेटिक के कंपैरिजन में वो कम टाइम लेता, इसलिए मैं अर्थमेटिक को स्किप करते करते हुए डीआई तक पहुंच गया। यहाँ परसेंटेज पे भी इन लोग इतना ज़्यादा ऑपरेशन करवा रहे थे कि काफ़ी टाइम लगता है। लाइक मेरे से तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में एटलीस्ट 2 मिनट सब लग जाता है मेरे से। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं अर्थमेटिक में, तो वो लोग 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, बट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल का नहीं हो पाता 1 मिनट में अर्थमेटिक का क्वेश्चन। सो अगेन डीआई के क्वेश्चन को मैं सफल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन सा करने लायक है। तो पहला क्वेश्चन तो डेफिनेटली करने लायक नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा था। वैसे क्वेश्चन पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर पढ़ो उसके बाद उसको लाइक ऑपरेशन करो उस पर। तो वैसे क्वेश्चन को आप डेफिनेटली स्किप कीजिएगा, ओके। देन ये क्वेश्चन मुझे लगा था ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं करने बैठ गया। इसमें आप देख रहे हो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, लाइक 4 डिजिट्स का है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और नंबर आपके सामने है नहीं, हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पे गर्दन उठा के देखो, फिर गर्दन नीचे करके रफ शीट पे लिखो।
अच्छा, आप लोगों में और एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे शुरू में ही बताना था, लाइक मैं ध्यान में नहीं रहा। आप लोग देख रहे होगे कि मैं राइट हैंड अपने पेपर से हटा ही नहीं रहा हूँ। मैं जो मार्किंग करता हूँ ना आंसर, वो लेफ़्ट हैंड से ही करता हूँ। मैं अपने आप को प्रैक्टिस किया हूँ, लाइक आप भी अगर करोगे ना तो हो जाएगा। कुछ मॉक्स दीजिए, लेफ़्ट हैंड से ही माउस को स्क्रॉल करके आपको आंसर मार्क करना है। टाइम लगेगा बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड से भी आप ऑलमोस्ट उतना ही कंफर्टेबल हो जाओगे जितना राइट हैंड से कंफर्टेबल होते हो। तो लेफ़्ट हैंड से आप मार्क करोगे ना तो उसमें टाइम बचेगा। अदरवाइज़ आपको पेन छोड़ना पड़ता है, अगेन माउस उठाना पड़ता है, फिर वहाँ पे आंसर मार्क करो, अगेन पेन को यहाँ पे उठाओ, तो वो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है उसमें। ये लेफ़्ट हैंड से माउस का प्रैक्टिस ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा काम आता है। क्योंकि आप लोग देख रहे होगे कितना बार क्वेश्चन के आगे पीछे कर रहे हैं, तो हर बार अगर आप पेन को छोड़ोगे और फिर माउस को उठाओगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में कर लोगे, और 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका फाइनली आंसर आ गया था। देन ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करने का कोशिश किया था आई गेस। एक्चुअली मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पढ़ के लगा हाँ ठीक है कर सकते हैं इसको सॉल्व। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, लाइक सीरियसली हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि पेशेंस चाहिए 1 घंटे का वीडियो देखना। इनफैक्ट 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया था। 1 घंटे का तो बस मौका ही होता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो लाइक पेशेंस चाहिए। अगर आप लोग के अंदर पेशेंस है और यहाँ तक वीडियो देखे हो तो डेफिनेटली यू गाइज आर लिटिल यूनिक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 मिनट बचा है, लास्ट में टाइमर दिया हुआ था, बट आई डोंट नो वाई, लाइक मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डर, वो सडनली स्टॉप हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया था। तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ आप लोगों से, और आगे ऐसी गलती नहीं होगी, आगे जब भी मैं मॉक डालूँगा तो एनालिसिस का मैं लास्ट में कर लिया हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो आप लोगों के सामने है, और क्या क्या क्वेश्चन में गलत किया वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। एनालिसिस में आप लोग देख लो, मेरे 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए आउट ऑफ 100, 77 करेक्ट हुए, 3 रॉन्ग हुए। चलता है, इंग्लिश और जीए में इतना गलत था। देन अगर इंडिविजुअली सब्जेक्ट का बात करोगे तो रीजनिंग में मेरे 25 क्वेश्चन किए, सारे 25 करेक्ट थे, तो 50 में 50 मिला, परसेंटाइल 100 है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल मार्क आ गया। जीए में 2 क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो 98.2 परसेंटाइल आया। वैसे जीए के बारे में एक बात बोलूँ तो जीए इतना ज़्यादा इजी आएगा नहीं एग्ज़ाम में, जीए काफ़ी टफ आता है, जैसा इसमें मॉक में पूछा था वैसा नहीं आएगा। और ये अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। और फाइनल ये एक जीए का गलत था, और फाइनल जो मेरा परसेंटाइल आया था वो 99.2 था। वो आप लोग वीडियो को बैक जा कर के देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो परसेंटाइल का मतलब मैं बता देता हूँ, लाइक मेरा 99.2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में 8 लोग मेरे से अच्छा परफॉर्म किए, बाकी लोग का मार्क्स मेरे से कम है। ये परसेंटाइल का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस वाज इट, थैंक यू गाइस।